नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में बुलेरो के गिरने से 14 बारातियों की मौत। सूखी डांग डांडा मीनार से लौटते समय हुआ ये दर्दनाक हादसा। बाजपुर में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दोनों की मौत। तो वहीं कोटद्वार गुमखाल मार्ग पर कार में गिरने से 3 की मौत, 2 अन्य घायल। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबने से हुआ हादसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंडीगढ़ के दौरे पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। चुनावों को लेकर हुई बात। कांग्रेस को ईवीएम के साथ डाक मतों में छेड़छाड़ की आशंका। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिकायत कर सतर्कता बरतने की अपील। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का विरोध। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चंपावत जिले के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर बुलेरो गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग डांडा मीनार रोड पर एक बारात से लौट रही बुलेरो खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जहां जानकारी मिलते ही आपदा न्यूनीकरण की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मृतक ककनई के डांडा और कठौती गांव के हैं। सभी लोग ककनई निवासी लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज सिंह की शादी में शामिल होने गए थे। ज्यादातर मृतक लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन क्षमता से अधिक सवारी होने से दुर्घटना की आशंका मानी जा रही है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटद्वार गुमखाल मार्ग पर फतेहपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में पूनम रावत, वंदना भंडारी और दीपक साहा की मौत हो गई, जबकि जयवीर सिंह और अरुण कुमार जख्मी हो गए। ये कार कोटद्वार से गुमखाल की ओर जा रही थी। कार चलाते समय ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और ये हादसा हो गया। बाजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया, जहां दोनों घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी निवासी मित्रपाल अपनी पत्नी सुमन और जुड़वा बच्चों के साथ बाजपुर अपनी बहन के घर से लौट रहा था। इस दौरान रामपुरा शंकर में रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। चाकर का मामला है। इसमें एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अज्ञात वाहन से उनको टक्कर लगी। उसके बाद मौके पर उनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। एक दूसरा बच्चा जो कि घायल है और उसको काशीपुर रेफर किया गया है। महिला भी घायल है, उसे भी काशीपुर रेफर किया गया है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इसमें उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर पहुंचे और उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में चुनाव सहित कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते दिख रही हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिव रामबाबू मिश्रा ने 48 में से 50 सीटों पर जीत मिलने का दावा किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल बहुत कष्ट वाले रहे। बीजेपी के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार बन रही है और करीब जो है 48 से 50 सीट तक कांग्रेस की जीत तय है। दूसरा हरीश रावत कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट से जीत होगी और दोबारा हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे जो अधूरे काम पड़े हैं जो कि भाजपा सरकार नहीं कर पाई, चाहे फोम मलकाना हो, चाहे बाईपास हो, चाहे बिंदु खत्ता का राजस्व गांव हो और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, जू और जितने कार्य रुके हुए हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बनेंगे बहुत तेजी से विकास कार्य होंगे। और लाल कुआं का तो वहीं चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को ईवीएम के साथ साथ अब डाक मतों की घटना में भी गड़बड़ी का डर सता रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मतपत्रों में गड़बड़ी करने के साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस की बौखलाहट बताया। भाजपा का कहना है कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस असहज और घबराई हुई है, इसीलिए अपनी खराब स्थिति को देखते हुए अब तरह तरह के प्रत्यारोप कर रही है। हमारी ये चिंता है कि ऐसे समय में कि जबकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर, ऐसे में हरिद्वार में जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों में आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना ये अनैतिकता है, नियम के विरुद्ध है। तो वहीं उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद सभी राजनीतिक दल 10 मार्च को होने वाली वोट काउंटिंग के साथ ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से खास बातचीत की वन टीवी की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। उत्तराखंड में चुनावी शोर अब थम चुका है और सभी लोगों को इंतजार है तो वो 10 मार्च का। 10 मार्च को मतगणना होनी है और उसके बाद ही उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। सर, पहाड़ में क्या लगता है कि किसकी दहाड़ इस बार होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय उत्तराखंड राज्य में लोगों ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। उसके पीछे कारण है 5 सालों में राज्य की जो बदहाली हुई है। हर तरह से जनता त्रस्त है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। जो सबसे बड़ा सवाल था जिसकी बीजेपी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार हो, महंगाई और बेरोजगारी के फ्रंट पर पूरी तरह से सरकार असफल हुई है। राज्य के अभी के मुख्यमंत्री ने जब 1 महीने बाद चुनाव के आचार संहिता लगने वाली थी, तब वो कह रहे थे कि हम 24,000 पदों को भरने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये दीवारों में लिखी कहानी को खुद ब खुद कह रहे हैं कि 5 साल जब आपको मौका मिला था और आपने इन 24,000 पदों को खाली रख रखा, 24,000 नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महंगाई पर कहीं कोई लगाम नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम हो, गरीब आदमी की थाली में दाल है, सब्जी सब गायब है। तो इससे हताश होकर के और कोरोना के काल में जो लोगों ने उत्तराखंड राज्य में संक्रमण हुआ है, जो मृत्यु दर के मामले में देश में दूसरे नंबर पर हुआ है, तो राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि इसकी सजा इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी जाएगी। और मैं समझता हूँ आने वाले 10 मार्च के जिस दिन रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा कि पुरानी सरकार ने जनता के साथ छला किया है, धोखा दिया है। अब कांग्रेस को मेरे ख्याल से मौका मिलेगा। ये आज दीवारों में लिखाई इबादत साफ आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों ने चुनाव से पूर्व ही एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है, उससे तो और भी तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल टम्टा जी, आपका कहना है कि परिवर्तन चाहती है उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस की जीत का आप बात कर रहे हैं। कितनी सीटों से आप लोग जीत हासिल करेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से हम साफ और स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के रेजिम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुमत है, 70 में से 36 में कॉन्स्टिट्यूशनल बहुमत है, ये अब वो बहुमत बेईमानी हो गया है। क्योंकि मैंडेट को देश में देखा है जनताओं ने कि किस तरह मैंडेट को उन्होंने जबरदस्ती से हड़पा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको साफ 40 से ऊपर सीटें, जिससे कि किसी भी तरह से जनमत को हरण अपहरण न कर सके भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी और योगी अमित शाह की सरकार। तो साफ और स्पष्ट 40 से ऊपर सीट हमको मिलेंगे। राज्य सरकार की बात करें तो हाल ही में बीजेपी के अंदर भी खटपट की आवाजें आ रही हैं। अध्यक्ष जी से पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनकी लड़ाई आपस तक ही अब सीमित होने वाली है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की अब लड़ाई उत्तराखंड के अंदर नहीं है? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की अक्षमता अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर नियंत्रण न रख में, जो पार्टी कहती है विद डिफरेंस, आज दिख गई है। हताशा निराशा है कि वो हारने जा रहे हैं। इसलिए पार्टी के विधायक तक अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जहाँ टिकट बेचने से लेकर के अपने अध्यक्ष की संपत्ति की इतने सालों की जांच की मांग कर रहे हैं। तो मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण भी सुर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस बात की ओर नहीं करें कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि 5 सालों में हमने राज्य की जनता के साथ छल किया, कपट किया, उनकी आशाओं पर अनुरूप नहीं रह गए। तो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि उनकी लड़ाई ने संकेत दे दिया कि बीजेपी कहीं से नहीं आ रही है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग में अब कुछ ही समय बाकी है, आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है वहां पर? नहीं, मुझे तो जो फीडबैक मिल रहा है अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ मीडिया के कर्मों से बातचीत हुई है, आम लोगों से भी बातचीत है, उससे लोग कह रहे हैं कि साफ के साफ राज्य में, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये चारों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कहना है उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का। और हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदीप टमटा, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही लालकुआं नगर के व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष से जल्द नगर में व्यापार मंडल के चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लालकुआं व्यापार मंडल इकाई का कार्यकाल पूर्ण हुए 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापार मंडल का चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि व्यापारियों में संगठन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो तथा यहाँ के व्यापारी जल्द से जल्द लालकुआं व्यापार मंडल के चुनाव चाहते हैं, जिससे कारोबारियों की समस्याओं व मुद्दों को आने वाली नई सरकार के समक्ष उठाया जा सके। व्यापारियों के लिए कि व्यापारियों का कोई सुन के राजी नहीं है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। उनको रोड से कभी भी हटवा दिया जाता है, ठेले वालों को परेशान किया जाता है। तो एक व्यापार मंडल जरूरी है। यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। पिछले 4 वर्षों से मेरे ख्याल से लगभग हो चुके हैं व्यापार मंडल को, और अभी तक 3 वर्ष का टाइम होता है। अभी तक कोई यहाँ पर कोई सूझबूझ नहीं ली गई है कि व्यापार मंडल द्वारा, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा, कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। देखिए, पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव हो चुके हैं, मगर लालकुआं इकाई में अभी तक कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने आ रहा है और व्यापारियों की समस्याएं रहती हैं। ये तो भाई नई कार्यकारिणियाँ गठन नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? भाई शीर्ष नेतृत्व को, उत्तराखंड जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए कि लालकुआं में जो चुनाव प्रक्रिया है संवैधानिक रूप से, उसको देखते हुए चुनाव कराना चाहिए। 18 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। आज हमारे 3 साल में चुनाव हो जाना चाहिए था। 3 से भी 4 हो गया, 5वां साल लग गया। इसमें अभी तक कोई कोरोना का काल में चलो 1 साल चला गया, अब तो कोरोना काल भी नहीं है। अब इस हालत में होना चाहिए। लोगों की प्रशंसा है चुनाव के लिए। चुनाव सारे विधानसभा के, लोकसभा के सारे चुनाव हुए, इन चुनावों पर रोक हुई है। उसको जल्द से जल्द कराया जाए। देखिए, जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है उत्तराखंड में सक्रिय भूमिका निभाता है और हर व्यापारी वर्ग का ध्यान रखता है। और ऐसे देखा जा रहा है चुनाव तो सभी जगह हो चुके हैं। ऐसा लगता है लालकुआं में भी, अभी लालकुआं में हुआ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं,
बहुत सक्रिय रहते हैं, व्यापारियों के हित में हमेशा काम करते रहते हैं और जहाँ भी आवश्यकता होती है व्यापार मंडल अध्यक्ष जी अपनी पूरी टीम को लेकर पहुँच जाते हैं। और उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे प्रांत के व्यापारियों का समर्थन रहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार जो बाइलॉज है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का, प्रत्येक 3 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। पहले ये समयावधि 2 वर्ष की थी, परंतु विचार विमर्श होने के बाद प्रांतीय मंत्रिमंडल ने यह तय किया कि 3 वर्ष में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव प्रत्येक नगर और प्रत्येक बाजार में हो जाए। बासपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि बासपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। कर्नाटक में शिवमोगा क्षेत्र में बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का कारण ये बताया जा रहा है कि उसने अपनी फेसबुक पर ऐसा प्रसारित किया कि हिजाब के विषय को लेकर उसने असहमति व्यक्त की। इस देश के भीतर अपने विषय को सोशल मीडिया के धरातल पर रखने की स्वतंत्रता है। यदि आपत्ति होती है तो सोशल क्राइम के अंतर्गत उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होती। लेकिन ये एक जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उसको घेर कर अकेला पाकर उसकी चाकू से घोंप कर निर्मम हत्या की है। कि यही मांग है जो हमारे बजरंग दल का कल एक 26 साल का बेटा जो मार दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी हो जिन्होंने मतलब बच्चे को मारा है। तो वहीं हरिद्वार के भेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कतियाल ने बताया कि मतदान के बाद जो भी स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे व पुलिस सर्विलांस के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है। छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर की ओर से प्राथमिक विद्यालय मलिंगार में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर ने कहा कि छावनी परिषद लंढोर स्कूल को हर संभव मदद दी जाएगी और यहां पर स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य भी छावनी परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं छावनी परिषद की पूर्व सभासद पुष्पा परिहार ने बताया कि इस विद्यालय में क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें ट्रैक सूट्स वितरित किए गए। कैंटोनमेंट एक्ट में मैंडेटेड है कि जो भी एजुकेशन के लिए हम लोग फंड्स डिसबर्स कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसी एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक सूट्स वितरण किया है बच्चों के लिए। और एक डिमांड स्कूल से आई थी कि बच्चों को ट्रैक सूट दिया जाए, उसको विचार किया गया और उस पर निर्णय लिया गया। मलिंगार प्राथमिक विद्यालय में ट्रैक सूट वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो हमारे सीईओ अभिषेक राठौर जी है उनकी तरफ से सहयोग मिला है। तो जहाँ तक शिक्षा की आप बात करते हैं, कम बच्चे हैं, लगातार 2 साल से कोविड की जो लहर यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रभाव बच्चों पे पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद थे तो बच्चे नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे थे। अभी भी हमने कोविड की गाइडलाइन के रखते हुए आधे बच्चों को आज बुलाया है और आधे बच्चों को कल हम देंगे, क्योंकि 15 बच्चे यहाँ पर हैं और जब से यहाँ पर टीचर्स जो आए हैं बहुत ही अच्छे आए, आपने देखा होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाने की कोशिश करें, जिसमें मैं खुद भागीदारी लूँगी कि कहीं ना कहीं जाके बस्तियों में जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को।
तो वहीं मसूरी छावनी क्षेत्रों में लंठौर जंक्शन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही यहां पर पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। साथ ही लंठौर छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ मल्टी लेवल पार्किंग भी यहां बनाई जाएगी। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर ने जानकारी दी, बताया कि लंठौर छावनी क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है और एक नया डेस्टिनेशन बन गया है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोजल लगभग फाइनल है, जिसको आज उनकी टीम आ रही है और आज मुझे भी विजिट करना है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये प्रपोजल हम लोग फाइनलाइज करके और इसकी फंडिंग के लिए भारत सरकार को भेजें और लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे लैंडौर कैंट में बन के तैयार हो जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।